हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, ये जो आपकी क्लास है वो एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास चल रही है और ये क्लास आप 6 to 8 के लिए जो सीटेट का पेपर होता है, जिन्होंने एसएसटी ले रखा है उनके लिए ये क्लासेस है। और हमने यहाँ पर 9 क्लास कंप्लीट कर दी है। क्लास 6 की ये एनसीईआरटी चल रही है आपकी, 9 क्लास कंप्लीट है आपकी और आज ये 10वां क्लास चलेगा। तो आज हम इसको देखेंगे, क्लास 10 को देखेंगे। इसके बाद इसमें 2 क्लास और बचे हैं। फिर उसके बाद हम आपको 7th की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद 8 की एनसीईआरटी। और जितने भी ये वीडियो रहेगी आपको हम प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ से जाके जिन्होंने अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं। हमारा चैप्टर 10 है। नाम क्या है? नए साम्राज्य और राज्य। पढ़ना किसके बारे में है? साम्राज्य और राज्य के बारे में पढ़ना है। किसके? साम्राज्य और राज्य के बारे में। यहाँ देखिए, एक ये बच्चा है, इनका नाम क्या है? अरविंद है। ये राजा बने हैं। मतलब जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर नाटक वगैरह होता है तो वहाँ पर हम अदाकारी करते हैं, इस तरीके से ये भी राजा बने। तो ये देखते हैं क्या होता है। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रूप पहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया। देखिए ये क्या है कि ये यहाँ पर भाव समझ लीजिएगा कि जैसे इनको राजा बनाया गया है उसी तरीके से हम इसके नीचे भी राजाओं को पढ़ेंगे। और इसी तरीके से मतलब उस तरीके से राजा नहीं थे जैसे पहले के राजा तलवार लेकर इस तरीके से राजा थे, उस तरीके वाले राजा को नहीं पढ़ेंगे हम। यहाँ पर हम किस तरीके के राजा को पढ़ेंगे कि वो क्या करेंगे कि बीड़ा उसे बैठा मतलब कि उसे बैठा कर बीड़ा भी बजानी होगी, उस तरीके के राजा को पढ़ेंगे जो बीड़ा बजाते थे। नीचे आप आइएगा, देखिएगा। फिर उसके बाद और कविता पाठ भी करना होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको शायद आवाज़ आ रही होगी, आवाज़ क्लियर नहीं होगी तो देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं कि उसे देखिए उसे बैठकर बीड़ा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। ठीक है, ये जो अरविंद है ये बहुत आश्चर्य हो गया कि क्या हमें बैठकर बीड़ा भी बजाना होगा और कविता का पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा। अब वो सोचने लगा कि क्या ये मतलब कि इस तरीके से इसके दिमाग में आने लगा। और कौन हो सकता है वह? ये कौन सोचने लगा? अरविंद सोचने लगा कि भाई उन्होंने तो देखा था कि जो राजा है उन मूछों पर ताव देते हैं, कागज पर लिपटी तलवार को शान से पकड़ते हैं और चहलकदमी करते हैं। लेकिन इसमें हैरानी की बात क्या हो गई कि इसका सब उल्टा हो गया कि आराम से शासन पे बैठेंगे, बीड़ा बजाएंगे और क्या करेंगे? कविता का पाठ करेंगे। तो अब आइए देखते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में चलता क्या है। चलिए, क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? प्रशस्तियाँ के बारे में पढ़ना है। अब प्रशस्तियाँ क्या होती हैं ये देखते हैं। देखिए, दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। अरविंद किसकी, वो जो अभी अरविंद आपको बताए हैं वो किसकी वो किसकी अदाकारी करने जा रहे थे? तो वो जो आपके समुद्रगुप्त हैं, सॉरी, गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखते हैं क्या है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि इनकी जो रचना है, इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेर द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। ठीक है, ये जो पॉइंट हमने आपको येलो कलर से किया है इसको आप सभी नोट अपनी कॉपी में करिएगा क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अगला है कि यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? जो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेर। पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त के दरबार में कौन कवि रहा है और मंत्री रहा है, तो कौन है? हरिशेर। ठीक है, उनके द्वारा जो लिखी गई रचना थी वो क्या थी? एक बहुत विशेष अभिलेख था जिसे प्रशस्ति कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे? प्रशस्ति। तो यही प्रशस्ति है आपकी, इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए, यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रश्न पहले भी था, जैसे हमने क्या अपने अध्ययनों में पढ़ा होगा। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। मतलब अध्ययन 9 में हमने क्या पढ़ा था? सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, लेकिन वहाँ पर अब यहाँ पर क्या है? गुप्त काल का महत्व और भी बढ़ गया है। ठीक है, तो अब ये आइए चलिए देखते हैं, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आओ देखो, आइए देखें
समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है, मतलब जो इनके बारे में प्रशस्तियाँ लिखी हैं क्या बताती हैं। कवि ने इसमें राजा के एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। इस प्रशस्ति में क्या होता था कि राजा के जो कवि होते थे राजा की बहुत प्रशंसा करते थे, मतलब भर भर के उनकी प्रशंसा इसमें लिखा करते थे। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया, मतलब ये राजा को ईश्वर के बराबर बताते थे। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए, मतलब अलग अलग तरीके से लंबे लंबे वाक्य दिए गए। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। अब ये देखिए, जैसे प्रशस्ति लिखी जाती थी उसी तरीके से प्रशस्ति जैसे लिखा जाता था, एक तरीके का वाक्य हम आपको बता देते हैं। अब देखिए किस तरीके से लिखा जाता था किसी राजा के बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा है, जैसे समुद्रगुप्त के बारे में प्रशस्ति लिखा गया है, तो किसी कवि ने लिखा है, तो देखिए किस तरीके से उन्होंने लिखा है कि जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, वर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तारों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। देखिए ये बड़े बड़े उसमें लिखे गए हैं, तभी यहाँ पे आपको बताया गया था कि जो प्रशस्तियाँ होती हैं क्या होती हैं कि ये लंबे लंबे वाक्य में लिखी होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, इस तरीके से बहुत लंबा लंबा लिखा गया है। अब आइए अगला देखते हैं क्या है कि तुम मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 को गौर से देखो। ठीक है, मानचित्र 7 को देखना है आपको और पृष्ठ संख्या 105 पर है ये, उसे गौर से देखना है। तो यहाँ पर क्या आप देख पाएंगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। अब आइए इसको पहले फिगर को दिखा देते हैं, फिर हम पढ़ा देते हैं, फिर फिगर के बारे में हम आपको वहाँ पर बता देंगे। देखिए यहाँ पर ये आपका है, देखिए एक हरे रंग से रंगा है और एक अलग तरीके से रंग से रंगा है, रेड से है। ये सारी चीज़ें आपको हम अभी पढ़ा देंगे। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि क्षेत्र के हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र के तट साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। जैसे अभी आपने देखा कि अलग अलग तरीके से क्षेत्र मिले हैं। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है, मतलब जो राजा का प्रशस्ति लिखा गया था उसी के आधार पर यह मानचित्र आपका बनाया गया है। हरिश्चंद्र 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मतलब जो ये हरिश्चंद्र थे कौन थे, अभी आपको बताया है कि समुद्रगुप्त के क्या थे, कवि थे। तो ये 4 प्रकार के राजा का क्या किए हैं, नीति का क्या किए हैं, वर्णन किए हैं। अब आइए देखते हैं। पहला क्या है कि मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उन्हें राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। समुद्रगुप्त ने जिसे हराकर अपने राज्य में मिलाया था वो हरे रंग में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर हरा रंग कहाँ पर है। तो देखिए ये है, जैसे क्या है आपका हरे रंग में कौन कौन है, कन्नौज है आपका, प्रयाग है और पाटलिपुत्र है, नालंदा है। ठीक, ये हो गया आपका ये पार्ट। अब दूसरा क्या है आपका, दूसरा है कि इसके बाद दक्षिणापथ के बाहर शासक आते थे। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। मतलब यहाँ पे जो लाल बिंदु दिखाए गए हैं वहाँ पर जब ये हार जाते थे तो समुद्रगुप्त के सामने क्या किए, समर्पण कर दिए हैं। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। जब वो समर्पण कर दिए तो उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी। अब आइए देख लेते हैं उस लाल रंग को। तो देखिए यहाँ पर ये जो लाल रंग है गुप्त वंश द्वारा जीता गया नगर है। मतलब जो समुद्रगुप्त हैं इनके द्वारा ये लाल रंग से जितना भी यहाँ पर नगर आते हैं ये इनके द्वारा जीता गया नगर है। ठीक है, जीते तो थे लेकिन बाद में ये इनको वापस भी शासन चलाने के लिए दे दिए। इनको बस जीतने का वो था। ठीक, अब अगला क्या है, तीसरा, पड़ोसी देशों के आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। जो पड़ोसी देश है उनको किससे रंगा गया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि इसमें असम हो गया, ठीक है, जो आपका घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। कौन कौन है इसमें, देखिए शायद उसमें न लिखा गया हो। असम हो गया, तटी हो गया, बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे। जैसे आप अध्याय 5 याद करिए, जो अलग अलग उत्तर पश्चिम के संघ आते थे ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। आपको याद है जब वो लोग आते थे दूर से तो समुद्रगुप्त के लिए क्या करते थे, उपहार लाते थे, उनकी आज्ञा का क्या करते थे, पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका पड़ोसी देश, कौन है हमारा, घेरा किससे है, बैगनी रंग से है। तो आइए देख लेते हैं, यही देखिए हमारा बैगनी रंग है। तो इसमें क्या क्या था हमने आपको बता दिया, कौन कौन सा आता है, असम हो गया और इस तरीके से वो आते हैं। ठीक, अब क्या है कि चौथा क्या है आपका कि इस वाह इलाके के शासक
जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। जो समुद्रगुप्त के उनकी अधीनता को स्वीकार किए और उनकी पुत्रियों का विवाह किए, ठीक है, अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किए, किससे? समुद्रगुप्त से किए। अब ये कहाँ पर आते हैं? नीले रंग में आते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, ये कलर हो गया, अलग अलग कलर से यहाँ पर आपको स्थापित किया गया है। अब आइए देखते हैं, चलिए आप एक बार देख लीजिएगा सभी। इसको हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके दिखा देते हैं। देखिए प्रमुख नगर और राज्य इसमें है और अलग अलग रंग से प्रदर्शित किए हैं, कहाँ पर उसने जीता, क्या किया है। देखिए जो आपका कलर है उस तरीके से कलर से आपका आंतरिक राज्य हो गया, बाहरी राज्य हो गया, आर्यवर्त हो गया, ठीक है, आर्यावर्त हो गया। और पॉइंटेड से जो है वो नगर को आपको संबोधित किया गया है। रेड कलर पॉइंट जो है वो गुप्त वंश द्वारा जीता गया जो नगर है उसको पॉइंट किया गया है। अब आगे ये देखते हैं क्या है, वंशावली क्या होती है। अब सबसे पहले आपको जानना होगा कि वंशावली होती क्या है। चलिए देखते हैं। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वज के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह देखिए समुद्रगुप्त के किसको? प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं, ठीक है। कुछ प्रशस्तियां ऐसी थी जो पूर्वजों के बारे में भी बताती थी। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी, ठीक है, कहाँ की थी? लिच्छवीगढ़ की थी। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के कौन थे? पहले शासक थे। पूछता है गुप्त वंश के पहले शासक कौन है? तो चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त गुप्त वंश के कौन थे? पहले शासक थे, जिन्हें महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। जिन्होंने क्या किया था? महाराजा धीराज की क्या की थी? सबसे बड़ी उपाधि को धारण की थी। समुद्रगुप्त ने यह भी उपाधि धारण की। उनके देखिए समुद्रगुप्त और उनके पिता दोनों ने यह उपाधि धारण की है, ठीक है। जैसे देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, उनके दादा और परदादा का महाराज के रूप में उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया, ठीक है, मतलब कि ये एक वंशाक्रम ये चलता गया। जैसे कि उनके पिताजी ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त में भी कर ली। तो ये वंशालियाँ एक तरीके से आपकी आगे चलती रही। अब ये विक्रम संवत का है, यहाँ पर देख लीजिएगा। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से समुद्रगुप्त, यहाँ पर क्या है, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब आइए आगे देखते हैं क्या होता है कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, मतलब पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है कि उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान से अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। उनमें से कुछ के बारे में जानकारी आपको अध्याय 11 में मिलेगी, ठीक है। अब आगे हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन के बारे में क्या है कि जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख और सिक्कों से पता चलता है, जैसे अभी हमने गुप्त वंश पढ़ा तो उनमें क्या होता है, हमें अभिलेख से पता चलता है और किससे? सिक्कों से पता चलता है। उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है हमें, ठीक है। जैसे अब क्या है कि पहले क्या पता चलता था? अभिलेख सिक्के से, लेकिन कुछ ऐसे शासक हुए जिनकी जीवनी से भी हमें उनके बारे में पता चलता है। ऐसे ही एक राजा कौन है? हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबार कवि वाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। अब पूछ सकता है कि जो हमारे हर्षवर्धन है उनकी जीवनी किस में लिखी गई? तो संस्कृत में लिखी गई। और किसने लिखा? तो हर्षचरित ने लिखी, ठीक, सॉरी, उनके जीवनी का नाम क्या है? तो हर्षचरित है, ठीक है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है, ठीक है। क्या क्या है इसमें? हर्षवर्धन की वंशावली से लेकर उनके राजा बनने तक का इसमें वर्णन किया गया है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेन सांग, जिनके बारे में हमने क्या पढ़ा था? 9 में पढ़ा था ना, अध्याय 9 में।
अब देखिए इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, नॉम पढ़ा था कि ये यहाँ पर आया था किसके लिए, तीर्थ यात्रा के लिए आया था। और किसके लिए आया था, भगवान बुद्ध के लिए आया था। ठीक है, जो उनका बहुत सारी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ लेकर गया था, बहुत चीज़ें लेके गया था और यहाँ से, और इस तरीके से वो यहाँ पर आया था। तो इसके बारे में हम आपको 9 में पढ़ा दिए, अध्याय 9 में, और वहाँ पर जाकर आप पढ़िएगा। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, ये कौन, ये काफ़ी समय के लिए कहाँ रहे, हर्ष के दरबार में रहे, जिन्होंने वहाँ से जो कुछ भी देखा और उसका विस्तृत विवरण भी इन्होंने दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन आता है। हर्ष ने अपने पिता, ठीक है, जो हर्ष थे, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। जब इनके पिता और इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो ये कहाँ के राजा बने, थानेसर के राजा बने। और उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे, किसके, हर्ष के। ठीक है, जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर मिली। ठीक है, जितना पहले उन्हें मिला था उसके बाद अन्य जगहों पे जहाँ वो ये करने, मतलब कि जहाँ पर आक्रमण किए वहाँ पर भी इनको सफलता मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश और पुलकेशियन, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो था, एक चालुक्य नरेश और एक पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पल्लव के बारे में पढ़ेंगे और चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, इनकी जो प्रशस्तियां हैं उसके बारे में। अब देखिए इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। कहाँ तक फैला था, कावेरी नदी के डेल्टा तक। जबकि चालुक्यों का जो राज्य था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। अब आइए देखते हैं क्या होता है यहाँ पर कि चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि अब ये क्या थी कि इसकी राजधानी कहाँ थी, ऐहोल थी। किसकी, चालुक्यों की राजधानी, ये आप याद करेंगे, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। फिर धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था। जो समृद्ध शहर थे उसी पर ये क्या करते थे, ज़्यादातर अपना निशाना बनाते थे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिर ये जो पुलकेशिन द्वितीय था, फिर यहाँ पर क्या होता है कि पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। ठीक है, उनके बारे में हमें उनकी दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इनके बारे में अब पूछ सकता है कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो इनके दरबारी कवि थे कौन, रवि कीर्ति। इनके द्वारा इनकी कुछ प्रशस्तियाँ रचित की गई थी, उससे हमें पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली जो 4 पीढ़ियाँ थी, 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। जो इनको राज्य मिला था, किससे मिला था, इनके चाचा से मिला था। अब आगे देखते हैं रवि कीर्ति। अब देखिए रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। अब देखिए रवि कीर्ति इनके क्या किए थे, रचना किए थे, प्रशस्ति लिखे थे। तो ये इनके अनुसार बता रहा है कि पश्चिम कहाँ पे, पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय जो इलाके थे वहाँ पर अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। ठीक है, हर्ष को भी इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। ठीक, पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। कक्षा 7 में जब आएगा तब वहाँ पर हम पढ़ेंगे चोल वंश का। चलिए आगे क्या है, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा है कि राजाओं के लिए कर था, बहुत ज़रूरी था, किसानों से कर लेते थे इस तरीके से। तो यहाँ भी क्या था कि राजाओं की तरह इन राजाओं को भी क्या करना पड़ा, भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। इनके लिए जो भूमि का कर था वो सबसे महत्वपूर्ण था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर देखते हैं क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद, ठीक है,
कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात अपने पिता के पद पाते थे। जैसे अब क्या हुआ, यहाँ से आनुवंशिक बनने लगा, पहले ये चीज़ें नहीं थी, बाद में आते ही ये क्या होगा, आनुवंशिक बनने लगा। तो अब बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। अब दूसरा क्या है कि कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पद पे कार्य करता था, जैसे कि हरिशेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ क्या था, कुमार मात्या अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। सोचिए ये एक से अधिक पद पर था। अब अगला देखिए क्या है, संभवतः यहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों को जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। अब आइए आगे देखते क्या है कि इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। मतलब समय के अनुसार वो इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि वो अपना क्या करते थे, स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे अलग से। अब आगे देखते हैं एक प्रकार की सेना, इनकी एक नए प्रकार की सेना भी होती थी, उनको देख लेते हैं। एक नए प्रकार की सेना, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर उनके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। पहले की तरह कुछ राजा तो हाथी, रथ, घोड़ा रखते थे, लेकिन क्या हुआ कि आवश्यकता पड़ने पे कुछ राजा क्या करते थे, कुछ सैनिक होते थे जो राजा को क्या करते थे, सहायता भी दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। देखिए ये कार्य भी करते थे और नियमित वेतन भी नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। भूमि का दान देते थे लेकिन वेतन नहीं देते थे। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे। देखिए कितना दिमाग लगाए कि उनसे काम करवाएं, फिर उनको भूमि दान दिए, फिर भूमि दान देने के बाद वो भूमि पर कार्य करते थे और फिर जब उससे जो फसलें होती थी उसी से वो राजा फिर उससे कर वसूलते थे। ठीक है, जिससे वे अपने सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे, साथ ही वे इससे युद्ध के हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। मतलब जहाँ भी कोई व्यक्ति अगर दुर्बल हुआ, कोई भी शासक अगर दुर्बल हुआ मतलब कमजोर हुआ, तो ये जो सामंत थे ये सोचते थे कि हम यहाँ से हट जाए। वो ज़्यादातर कोशिश यही करते थे कि वो उनसे स्वतंत्र हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, अब दक्षिण के राज्यों में सभाएं, अब इससे पढ़ना है कि दक्षिण के राज्यों की जो सभाएं हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे। देखिए पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये इसके पहले भी हम आपको पढ़ाए हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी, जिन्हें इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे। ठीक है, जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां पर क्या होता था, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। फिर उसके बाद क्या आता है कि नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। कब तक? शताब्दियों तक काम करती रही। अब हम उस जमाने में आम लोग का क्या था, तो देखिए जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है, क्योंकि आम लोग के बारे में तो वहाँ पर प्रशस्तियों में कुछ लिखा नहीं गया था, लेकिन जैसे कुछ जो नाटक वगैरह थे उसमें थोड़ा बहुत मिला है। तो अब देखिए उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं कुछ इस तरीके से कि कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए देखा गया, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतिक बोलते हुए दिखाए गए। ठीक है, जो अन्य लोग और थे और जो देखिए इसमें किसको क्या दिखाया गया है, राजा को और अधिकांशतः ब्राह्मण को, इन दोनों को किस भाषा में दिखाया गया बोलते हुए, संस्कृत में। लेकिन जो अन्य लोग थे, जो महिलाएं थी, उन्हें प्राकृतिक बोलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। किसका? अब पूछ सकता है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसका नाटक है,
तो आप सभी बताइएगा। यहाँ पर हमने आपको बता दिया है कालिदास का। अब इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। अब ये थोड़ा सा इसका पॉइंट है, इसको पढ़ लेते हैं। अब देखिए, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। अब ये इसका कहानी है। तो देखिए क्या है इसमें कि एक मछुआरे के एक कीमती अंगूठी मिली। उस अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। जो यह अंगूठी थी, इसको कौन भेंट किया था? राजा ने शकुंतला को की थी। यह दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वो पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाता है? तो आप समझ सकते हैं किसी को कुछ मिलता है तो कितना खबर करता है, वो सबको पता है। अब चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान। देखिए, ये भी अभी इसके पहले वाले चैप्टर में हम यही बताए थे। ये 2 चीनी यात्री आए थे, तीर्थयात्री। तो यहाँ पे उसका ध्यान क्या था कि ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया। इन्होंने भी तो लिखा था अपना, तो इसका ध्यान कहाँ गया? दुर्गति पर भी गया। जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे, इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। ठीक है, जो ऊंचे और शक्तिशाली लोग थे उन्हें अछूत मानते थे और इन्हें क्या होता था? शहर के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। ठीक है, एक लकड़ी के टुकड़े पर क्या करते थे? चोट करते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। मतलब इतना छुआछूत का इनमें भेदभाव था। एक जगह वार्डभट्ट द्वारा अभिमान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। अब देखिए, राजा की सेना का सजीव चित्रण किया गया है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें से हाथियों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे। खाने पीने का सामान जैसे बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। एक मिनट, इसको हम बड़ा कर देते हैं। चलिए, आपको सही दिख रहा होगा। अब यहाँ पर क्या था? विभिन्न प्रकार की चीजें क्या थी? शामिल थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों पर हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों पर पीठ पर लाद कर ले जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल, तुरही बजाते हुए चलते थे। अब क्या होता है कि रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। जो भी गांव रास्ते में पड़ता था, राजा का सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। ठीक है, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल, ठीक है, काफिलों में क्या? जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। वार्डभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। अब जब इतनी सारी हाथी घोड़े निकलेंगे और एक गांव से निकलेंगे तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। अब चलिए आगे क्या है, अन्यत्र में है थोड़ा सा। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, अन्यत्र को भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, मानचित्र 6 पृष्ठ संख्या 76-77 पे आपका है, तो दिखा देंगे हम आपको। अभी अरब ढूंढना है आपको, तो आप अरब ढूंढ सकते हैं। इसके पहले हम चलिए आपको दिखाई देते हैं। ये आपके अगले चैप्टर में है, वहाँ पर आप सभी देख लीजिएगा, इसमें नहीं है। जो हमने आपके इसके पिछले चैप्टर में जो हमने आपको दिखाया था वह उस मानचित्र में जाकर आप देखिएगा, तो उसमें से आप अरब ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए, मरुभूमि होते भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। ठीक है, दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों
ने भारत तथा यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों ने बेदुइन, ठीक है, बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मुहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उनके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। आइए देखते हैं नीचे क्या दिया गया है। देखिए, मुसलमान स्त्रियों, जो मुसलमान में स्त्रियां हैं, मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। ठीक है, इतने लोग हैं, इन सारे में क्या रखा है कि इन सब के लिए क्या रखा है, अल्लाह ने क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। कहाँ कहाँ फैला? उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैला क्या? इस्लाम आपका। ठीक है, अब क्या होता है कि अरब नाविक जो उस उपमहाद्वीप का तटीय बस्तियों से पहले ही क्या थे, परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। ये तो पहले से परिचित थे लेकिन बाद में अपने साथ इस नए धर्म को भी लाए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले संधि, मतलब जो आपका संधि अभी क्या है, ये सॉरी सिंध, ये कहाँ आपका है, पाकिस्तान में है, को जीत लिया था। अब यहाँ पर देखिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट क्या करना है वो सभी आप सभी देखिएगा। देखिए, आर्यावर्त से जितने भी आने वाले हैं, दक्षिणापथ, वंशावली में कुछ पॉइंट है जो आप इंपॉर्टेंट है, आप नोट करिएगा। आनुवंशिक और पदाधिकारी से पॉइंट नोट करिएगा, सामंत से, सभा से और नगरम से, इतने में से आप पॉइंट नोट करिएगा, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में क्लास 11 करेंगे। ठीक है, ये क्लास 10 तक आपका कंप्लीट हो गया है और आपका एक क्लास और बचा 12, मतलब 2 क्लास बचे हैं। उसके बाद हम क्लास 7 की NCERT स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक ज़रूर पहुँचे। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा आप सभी। थैंक यू एवरीवन।